नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है समय का फेर। सेठ जी, हमारा सामान मत फेंकिए। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे को लेकर। सावित्री जी ने हाथ जोड़कर साहूकार से कहा। बस सावित्री, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। पहले पैसे वापस करना, फिर घर आकर रहना। तुम लोगों पर दया करने का कोई फायदा नहीं है। काफी समय दे चुका हूँ, अब और नहीं। सावित्री जी का बड़ा बेटा पवन, जो कि 15 साल का है, सेठ जी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। कुछ समय का मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। साहूकार गुस्से में बोला, तेरी माँ ने मेरे से तेरे पिता के क्रियाकर्म के लिए कुछ कर्ज लिया था, और तेरे पिता ने भी अपने मरने से पहले बहुत कर्ज ले रखा था। तेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि सारा का सारा कर्ज मुझे कुछ दिनों में चुका देगी। बस मैं तो वही पैसे लेने आया था, पवन ने कहा। लेकिन चाचा जी, अभी तो हमारे पास पैसों के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी हम आपका कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? तब तक यह घर खाली कर दे, साहूकार ने कहा। तो ये सुनकर सावित्री जी तो बेहोश हो गई। पवन को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और क्या न करे। इधर माँ की बेहोशी की हालत, पवन के ऊपर तो जैसे विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जैसे तैसे सावित्री जी को होश में लाया गया। अब तो हालात इतने बदतर हो चुके थे, काफी रात हो चुकी थी, लेकिन सावित्री जी की आंखों में नींद की जगह अभी भी आंसुओं का दरिया बह रहा था। पर साहूकार ने सावित्री जी और उनके बेटे पवन जी की एक बात न सुनी और घर से बेघर कर दिया। पवन हाथ में गठरी लिए और छोटी बहन को संभालते हुए एक मंदिर के पास आकर बैठ गया। माँ सावित्री जी की बेटे को दिलासा दे रही थी कि दिन बदलते देर नहीं लगती। इधर मंदिर के पेड़ के नीचे बैठा उनका बेटा पवन अपनी किस्मत और भाग्य दोनों पर रो रहा था। रोते रोते न जाने कब पवन की आंख लग गई। वो कहते हैं ना, दुनिया में वक्त की मार सबको कुछ न कुछ सिखा देती है। किसी को गिर के संभलना, तो किसी को अपने पैरों पर चलना। पर पवन ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साहूकार के कर्ज को चुकाए या अपने बहन और माँ का पेट भरे। लेकिन हाथ पर हाथ रख कर बैठने से किसी की समस्या का समाधान नहीं होना था। इसीलिए पवन ने सोच समझकर एक कठोर निर्णय ले लिया। उसने सोच लिया कि अब वो अपनी पढ़ाई को रोक देगा और कहीं कोई ऐसा काम पकड़ेगा जिससे उसका घर का खर्च भी चल जाए और साहूकार का कर्ज भी उतर जाए। पवन ने काम ढूंढने में अपनी जी जान लगा दी और कुछ ही दिनों के बाद उसे 5,000 प्रति माह के हिसाब से दवा की दुकान में सेल्स बॉय का काम मिल गया। मंदिर के पुजारी को सावित्री जी पर दया आ गई थी। उन्होंने कुछ समय के लिए मंदिर में ही रहने का परमिशन दे दिया था। पवन खुश था, पर चिंतित भी बहुत था, क्योंकि इन पैसों से उसका गुजारा संभव नहीं था। क्योंकि अपने सिर से पिता का साया उठ जाने से अब उसे ही अपनी माँ और छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब उसे ही देखनी थी। उधर परिस्थितियां भी अब उसके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही थी। कभी घर में चावल खत्म हो जाता, तो कभी आटा खत्म हो जाता। कभी बहन के स्कूल की फीस कम पड़ जाती, तो कभी साहूकार के बकाए पैसे कम रह जाते। पर हर परिस्थिति में वो एक सकारात्मक सोच के साथ परिस्थितियों से लड़ता हुआ नए नए उपाय ढूंढता रहा। एक दिन उसने सोचा कि शाम को वो दुकान के बाद खाली हो जाता है, तो क्यों ना बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दे, जिससे कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी। लेकिन अपने पिता की मौत की वजह से अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद ही छोड़ चुका था। इसीलिए उसे छोटी क्लास के बच्चे के ही ट्यूशन के लिए मिल पाए।
लेकिन फिर भी वो तकलीफ उठाता रहा और परेशानियां झेलता रहा। अपने बेटे को ऐसे परेशान होते देख सावित्री जी भी लोगों के घरों में काम करने जाने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ सालों में दोनों माँ बेटे ने मिलकर साहूकार के बकाए पैसे को चुका दिया और साहूकार ने उसके घर को वापस कर दिया। कुछ जमा किए पैसों से पवन ने एक चाय की दुकान खोल डाली। अब पवन के पास अपनी खुद की दुकान थी। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने अपने बल पर सब कुछ हासिल किया था। समय धीरे धीरे करवट बदल रहा था। अब उसके घर परिवार की स्थिति पहले से काफी हद तक सुधर चुकी थी। सही समय आने पर पवन ने अपनी छोटी बहन रिया की भी शादी कर दी, पर उसकी खुद की शादी अभी होनी बाकी थी। तभी एक दिन सावित्री जी ने कहा, बेटा पवन, तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है और अपनी हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई है। तो देख बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तेरे पिताजी हमें बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे। कितने कष्ट भरे जीवन हमने गुजारे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी बहू का मुखड़ा देख लूँ। कहते कहते सावित्री जी की आंखें भर आई तो पवन माँ के आगे मजबूर हो गया और शादी के लिए राजी हो गया। तो कुछ समय बाद सावित्री जी ने पवन की शादी सुनीता नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी। सुनीता जब शादी करके ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी सास सावित्री जी रोज लोगों के घरों में काम करने जाती हैं। तो उसे ये अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति पवन से कहा, सुनिए जी, घर खर्चा चलाने के लिए मैं आपका साथ दूंगी। माँ जी को अब लोगों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिलाई का काम आता है। आप मुझे सिलाई मशीन ला दीजिए। मैं घर में ही सिलाई का धंधा शुरू कर दूंगी। ये सुनकर तो पवन बहुत खुश हो गया और अपनी माँ सावित्री जी के पास जाकर बोला, माँ, आज से आप काम पर नहीं जाओगी। लेकिन बेटा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो घर का सारा बोझ तुम्हारे सर पर आ जाएगा। तभी सुनीता वहां आ गई और बोली, नहीं माँ जी, इस उम्र में आपका घर घर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता मुझे। सिलाई का काम आता है, इसीलिए मैं घर से ही सिलाई का धंधा शुरू कर दूंगी। ये सुनते ही सावित्री जी बहुत खुश हो गई और अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुमने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। फिर क्या था, अगले ही दिन पवन ने सिलाई मशीन खरीद ली और सुनीता ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। बहू की वजह से सावित्री जी के घर की स्थिति अब पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। करीब 2 साल बाद सुनीता ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, उत्सव मनाया जा रहा था। मोहल्ले के लोग सावित्री जी के घर पर दावत उड़ा रहे थे। पर आज एक बार फिर मंदिर के पास बैठा पवन अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी को महसूस कर रहा था। वो कमी कोई और नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता श्री राम प्रसाद जी की थी, जो सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष की छोटी सी आयु में पवन को अलविदा बोलकर इस दुनिया से चले गए थे। तभी वहां सावित्री जी आई और अपने बेटी को उदास देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठा है? मुझे पता है आज तुम्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही है और आए भी क्यों ना, इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जो चले गए। पर कोई बात नहीं बेटा, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है तो तुम्हें भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। सावित्री जी अपने बेटे को तो चुप करा रही थी, लेकिन मन ही मन तो वो बहुत दुखी हो रही थी कि काश आज पवन के पिता जिंदा होते तो अपने दोनों जुड़वा पोतों को देखकर वो भी कितने खुश होते। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। खैर, एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर
दोनों बच्चों का नामकरण कर दिया गया। एक का नाम अजय और दूसरे का नाम विजय रखा। बच्चे भी चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगे और उनके साथ साथ घर के खर्चे और जरूरतें भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीता। अब अजय और विजय 4 साल के हो गए तो एक दिन सुनीता ने अपने पति पवन से कहा, सुनिए जी, अब हमारे बच्चे स्कूल में जाने के लायक हो गए हैं, तो अब बच्चों का अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। हाँ, सोच तो मैं भी वही रहा हूँ, पर तुम तो जानती हो मेरी दुकान भी अब इतनी नहीं चलती और तुम्हारा सिलाई का काम भी तो कभी बहुत ज़्यादा चलता है तो कभी बहुत कम चलता है। फिर ऐसे में हम दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में तो दाखिला नहीं करवा सकते। पवन ने उदास होते हुए कहा। तो सुनीता बोली, तो क्या हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे? इन्हें पढ़ाएंगे नहीं? अरे नहीं सुनीता, मेरा वो मतलब नहीं है। पवन आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही सुनीता बोली, देखिए जी, ज़्यादा मत सोचिए। हम दोनों कमा तो रहे हैं, अगर अपने बच्चों को ही ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हमारी कमाई किस काम की? हम क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं? सुनीता का बात पवन को भी ठीक लगा और उन्होंने अपने दोनों बेटों का अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवा दिया। बच्चे भी स्कूल में दाखिला पाकर खुश थे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अब दोनों बच्चे काफी बड़े और समझदार भी हो गए थे। एक दिन पवन ने सुनीता से कहा, सुनीता, अब तक तो हमने अपने बच्चों की हर मांग को पूरा किया ताकि उन्हें कभी भी उन चीज़ों की कमी महसूस न हो जिनकी कमी हमने अपने जीवन में महसूस की। हमने उनकी खुशियों के लिए अपने हर सपने का गला घोट दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई और बाकी ज़रूरतों का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। और पवन ने कहा, माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, वरना वो भी घर के कामों में बहुत मदद कर देती थी, जिससे तुम अपना पूरा समय सिलाई में लगा सकती थी। तुम तो जानती हो आजकल मार्केट में न जाने कितनी चाय की दुकानें खुल गई हैं। आजकल कंपटीशन का ज़माना है। जो पुराने ग्राहक हैं वही मेरे परमानेंट ग्राहक हैं। ऐसे में अब तुम ही बताओ, मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुनीता बोली, देखो जी, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप ठंडे दिमाग से सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना हम एक टिफ़िन सेंटर शुरू कर दें, जिससे उन लोगों को सुबह शाम का खाना मिल जाएगा, जो खाने की तलाश में होटलों के चक्कर लगाते हैं और हमारी कमाई का एक और रास्ता भी खुल जाएगा। यह सुनकर तो पवन के चेहरे पर भी खुशी आ गई। उसने कहा, ठीक है सुनीता, मैं कल ही दुकान पर अपने ग्राहकों से बात करता हूँ कि कौन-कौन होटल में खाना खाने जाते हैं, उन्हें टिफ़िन की सुविधा की आवश्यकता है भी या नहीं। अगले दिन से सुनीता ने अपने घर पर ही टिफ़िन सेंटर शुरू कर दिया और 2 काम वाली बाई भी रख ली। पहले तो इस व्यवसाय को चलाने में सुनीता को काफ़ी परेशानी हुई। पवन ने तो आस ही छोड़ दी थी, पर जैसे-जैसे समय बदला, वैसे-वैसे उनकी किस्मत भी बदलने लगी। भगवान की कृपा से टिफ़िन वाला आइडिया चलने की बजाय दौड़ने लगा। अब तो उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। पूरे घर में एक बार फिर खुशियों ने अपनी चादर फैला ली और देखते ही देखते अजय और विजय भी इतने बड़े हो गए कि उन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली। आज अजय और विजय से ज़्यादा अगर कोई खुश थे तो वे थे उसके माँ-बाप, जो उन्होंने भी अपने संकल्प को पूरा कर लिया था। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षित इंसान बना दिया था। पर माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं, बच्चों के प्रति उनकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। अब दोनों बच्चों ने अपने माता-पिता के सामने बड़े शहर में जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करने का प्रस्ताव रखा।
तो पवन को चिंता होने लगी कि बच्चे शहर में जाकर शहर के ही होकर रह जाते हैं। नहीं, मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगा। तो सुनीता कहने लगी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अरे, आप क्यों नहीं समझते कि अब वो बड़े हो गए हैं। अब हम उन्हें बांध कर नहीं रख सकते। सुनीता ने समझाया। तो पवन ने अपने दोनों बेटों को नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ने के लिए भेज दिया और 2 साल में ही दोनों भाइयों को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। इधर दोनों बेटों की तरफ से पवन और सुनीता को तो खुशी मिल गई, लेकिन अपने पोते की खुशी सुमित्रा जी नहीं देख सकी। वो अपनी बीमारी के चलते इस दुनिया से विदा हो गई। उनका अपने पोतों की शादी देखने का सपना भी अधूरा ही रह गया। समय बीता तो दोनों बेटों ने अपनी अपनी पसंद की शादी कर ली। पवन और सुनीता ने सोचा था कि बेटों की शादी से उन्हें सास ससुर का सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शादी के बाद दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ जाकर नोएडा में रहने लगी। आज पवन का घर और आंगन एक बार फिर सूना हो चुका था। पवन की उम्र अब ढल रही थी और उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। सोचता था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। शादी से पहले बेटे कुछ पैसे भेज देते थे, तो शादी के बाद उन्होंने वो भी बंद कर दिए। कभी कभार फोन भी आ जाया करता था, पर अब तो महीने बीत जाते हैं। अगर फोन भी करे तो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। तभी एक दिन बड़ी बहू के माँ बनने की खबर आई। सुनीता ने कहा, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम नोएडा चलकर अपने छोटे से पोते से मिल आएं। बड़ी तमन्ना है अपने पोते को गोद में खिलाने का, और बेटे बहू से मुलाकात भी हो जाएगी। तो पवन गुस्से से कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। महीनों बीत गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारा हाल चाल लेने की कोशिश नहीं की। हम जिंदा हैं या मर गए, सही बात है तो यही है कि वो हमसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि उन्हें नोएडा ना जाने दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब मेरे साथ साथ ये सारी परेशानियां तुम भी भुगतो। देखो जी, पहले तो आप ये गुस्सा थूक दो। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कहीं हमारे बच्चे परेशानी में ना हो, या काम ज़्यादा होने की वजह से हमारा हाल चाल नहीं ले पा रहे हों। तो पवन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहती हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी नोएडा के लिए रवाना हो गए और अगले दिन दोपहर के वक्त अपने बेटे अजय के फ्लैट पर पहुंच गए। जाकर डोर बेल बजाई तो अजय की पत्नी पूनम दरवाजा खोलने आई और सामने अपने सास ससुर को देखकर हैरान रह गई। फिर बोली, अरे मम्मी पापा जी, आप दोनों अचानक यहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे बहू, सब ठीक ठाक है। बाहर ही सब पूछ लोगी या घर के अंदर भी बुलाओगी? सुनीता ने हंसते हुए कहा। तो पूनम बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, आप ही का तो घर है। घर के अंदर कदम रखते ही सुनीता जी हक्की बक्की रह गई। बड़ा बेटा अपने बेटे का नामकरण जश्न धूमधाम से मना रहा था। छोटा बेटा विजय भी आया था। बड़े बेटे के मायके वाले भी आए थे, लेकिन सास ससुर को निमंत्रण नहीं दिया गया था। अजय विजय पिताजी को देखकर चौंक गए। अजय अपने माँ बाप के पैर छूते हुए बोला, माँ, आप लोग यूं ही? सब ठीक ठाक तो है ना? तो पवन जी कहने लगे, क्यों, हमें देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? अजय ने कहा, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आप पहले बताकर आते तो मैं खुद आपको रेलवे स्टेशन लेने आ जाता। तभी पवन जी का गुस्सा फूट पड़ा। कहने लगे, बस कर, बहुत हो चुका तेरा ड्रामा। तू हमें लेने आता? अरे तेरे पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हमें एक कॉल करके
ये भी पूछ ले कि हम जिंदा हैं या मर गए। ओह! तो तेरी माँ को तेरी चिंता हो रही थी, इसीलिए मुझे उसके साथ यहाँ आना पड़ा। तुम लोगों ने इतना पराया कर दिया कि बच्चे के नामकरण पर बुलाना मुनासिब नहीं समझा। पवन का गुस्सा देखकर सुनीता ने कहा, ओहो जी, आप बिना बेकार की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज चुप हो जाइए। और बेटा, तुम अपने पिताजी की बातों पर ध्यान मत दो, अभी गुस्सा हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ पर तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए चले आए। नामकरण की पार्टी खत्म होते ही पवन जी ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। बेटा अजय, मेरा कमरा कहाँ है? पिताजी, आप विजय के घर कुछ दिन ठहर जाइए, अभी पूनम के मायके वाले यहाँ हैं। जब वह 4 दिन के बाद चले जाएंगे, आप यहाँ वापस आ जाइएगा। विजय ने कहा, भैया पर मेरा घर छोटा है, मैं कैसे रखूँगा? इससे पहले पवन जी कुछ बोलते, सुनीता जी ने उन्हें चुप करा दिया। अजय ने कहा, पिताजी आप विजय के घर कुछ दिन ठहर जाइए। माँ, आप मेरे घर। पवन जी ने कहा, तूने हम दोनों को अलग अलग करने का सोचा कैसे? सुनीता जी ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, सुनिए जी, 2-4 दिन की बात है, आप विजय के साथ रह लीजिए, मैं अजय के साथ रह लूंगी। पवन जी मन महसूस कर विजय के घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी तो कर दे, वो मुझे सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत है। तो पूनम ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब बहू पानी लेकर नहीं आई तो सुनीता जी ने एक बार फिर आवाज लगाई, नारायण, अरे बहू, क्या भूल गई क्या? मैंने एक गिलास गर्म पानी मांगा था। तो पूनम ने चिल्लाते हुए कहा, सुन लिया था माँ जी, भूली कुछ नहीं हूँ। अब मेरे पास कोई एक काम तो है नहीं जो मैं आपके पीछे पीछे लगी रहूं। अब आपको तो हमेशा यहाँ रहना ही है, तो आप अपना सुबह का पानी गर्म कर लिया करो या अपनी आदत बदल लो। ये सब रोज रोज करना मेरे बस की बात नहीं है, छोटा बच्चा है मेरा। ये सुनकर सुनीता जी की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि आज तक उनसे इस तरह किसी ने बात नहीं की थी। उसी समय सुबह सुबह पवन जी ने फोन लगाया। अपनी पत्नी के उदास भरे आवाज को सुनकर बोले, अरे क्या हुआ सुनीता, ये सुबह सुबह तू क्यों रो रही है? अरे तुम्हारी आंखों में तो आंसू है, क्या हुआ मुझे बताओ। बहू ने कुछ कहा है क्या? नहीं जी, वो तो बस माँ जी की याद आ रही थी, इसीलिए आंखें भर आई। तभी पवन जी बोले, सुनीता, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमारे दोनों बेटे हमारे हाथ से निकल चुके हैं। हमने उनके लिए क्या नहीं किया, लेकिन उनको तो हमारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी, बस काम ज़्यादा है, व्यस्त रहते हैं, इसीलिए हम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो पवन ने कहा, तुम बहुत भोली हो। इतना कहकर फोन रख दिया। पवन जी भी खाना खाने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे, पर उनकी बहू सीमा को तो मेकअप करने से फुर्सत ही नहीं कि वह उन्हें खाना बनाकर देती। बेचारे बाहर से ही खाना खरीद कर खा लेते हैं। कुछ दिन बाद सुनीता जी को बहुत तेज बुखार हो गया। तो पवन जी को जब यह बात पता चली तो वह दौड़े दौड़े अजय के घर आए। कैसी है सुनीता? जी ठीक हूँ, बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू जरा अपनी सास के लिए थोड़ा खाना बना कर लाना, उन्हें बुखार की दवाई देना होगा। थोड़ी देर में बहू उन्हें खाना देकर चली गई। तो सुनीता जी जब रोटी के टुकड़े को तोड़ने लगी तो वह सूखा पड़ा था। तभी पास बैठे हुए पवन जी ने कहा, अरे अजय की माँ, ये रोटियां तो बड़ी सख्त हैं, इतनी सख्त कैसे हो गई? ये तो ताजी रोटी नहीं लग रही है, ये तो शायद बासी रोटी है। सुनीता जी बोली, बासी है तो क्या हुआ, हमने पहले भी तो बासी खाना खाया है, आपको तो पता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। तो पवन जी बोले,
मुझे सब पता है सुनीता, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। लेकिन अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। अब हमारा बेटा कमाने लगा है। अब तुम सास हो, आखिर तुम्हारी बहू किस दिन काम आएगी? मैं अभी बहू से बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए ताज़ा खाना लेकर आए। तो सुनीता बोली, अजी रहने दीजिए, क्यों उसे परेशान करते हो? एक मिनट तुम चुप रहो। फिर पवन जी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोले, अरे बेटी पूनम, जरा इधर तो आना। तो पूनम अंदर आ गई और बोली, पिताजी बताइए क्या बात है? बहू, शायद तुमने गलती से अपनी सास को रात की बासी रोटियां लाकर दे दी है। वो बहुत सख्त भी हैं और फफूंदी भी लगी है। उसके दांत ही टूट जाएंगे। जो तुमने सुबह ताजी रोटियां बनाई हैं, उनमें से लाकर इसे दे दो। तो बहू कहने लगी, ससुर जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई भूली नहीं और ना ही मुझसे कोई गलती हुई है। वो रात की बासी रोटियां मैंने जानबूझकर दी है। वो माँ जी के हिस्से की रोटियां हैं। कल रात माँ जी ने खाना नहीं खाया। जब तक माँ जी उसे खत्म नहीं करेंगी, तब तक मैं उनके लिए दूसरा कुछ भी नहीं बनाने वाली। पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगते हैं। बहू कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वरना हमें तो बासी और ताजा में कोई आपत्ति नहीं थी। तो बहू जोर से बोली, मैंने कहा ना बाबूजी, जब तक माँ जी रात की रोटी नहीं खाएंगी, तब तक मैं ताजा खाना नहीं दूंगी। बहू को ऐसे बोलते देखकर पवन जी ने कहा, बहू तुम शायद भूल रही हो, हम तुम्हारे सास ससुर हैं। तुम हमसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। अच्छा तो बाबूजी, अब मुझे आप लोगों से तमीज़ सीखनी पड़ेगी। इतनी भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। तभी सुनीता जी गुस्से से बोली, बहू तुझे क्या हो गया है? क्यों अनाप शनाप बके जा रही है? इतना सुनते ही बहू बोली, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोग मेरे घर पर आकर डेरा जमा लिया है और ऊपर से मुझे धौंस दिखा रहे हैं। तभी पवन कहने लगा, बस बहू, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका, अब हमें भी यहाँ नहीं रुकना। तो बहू कहने लगी, तो आप लोगों को रोका किसने है? बाद में जाओगे तो इससे अच्छा अभी चले जाओ। तभी पवन जी अपनी पत्नी सुनीता की तरफ देखते हुए बोले, अजय की माँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ नहीं आना है, लेकिन मैं तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं कर सका। पर अब मैं यहाँ रुक कर अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता। अपना सामान पैक करो, हम अभी जाएंगे। शाम तक घर में मौन पसरा रहा। जब शाम को उनका बेटा अजय घर पर आया, तो सुनीता जी अपने पति से बोली, सुनिए जी, अभी आप अजय से कुछ मत कहना, बेचारा थका हुआ आया होगा। अजय आते ही सीधे अपने कमरे में गया और सामने का नजारा देखकर बोला, अरे पूनम, ये क्या है? चारों तरफ अपने कपड़े क्यों फैला रखे हैं? तो पूनम रोते हुए बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ और तुम और तुम्हारी माँ रहो आराम से यहाँ। तभी अजय सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, आपने पूनम से कुछ कहा क्या? तो पूनम जी ने सारी बातें बताई। पूनम कहने लगी, अजय, माँ जी सरासर झूठ बोल रही हैं। मैंने इनको ताजी रोटियां दी थी, लेकिन इनको कोई वहम हो गया। वहीं खड़े पवन के सामने तो जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा, बहू झूठ बोल रही है, तेरी माँ झूठ नहीं बोल रही है। तो बहू कहने लगी, हाँ हाँ, झूठी तो मैं ही हूँ, बाकी तो यहाँ सब सच्चे हैं। देखो अजय, मैं कह देती हूँ, मुझसे अब ये नौकरों वाला काम नहीं होगा। तुम्हें रहना है तो तुम अपने माँ बाप के साथ रहो। मैं तो चली अपने मायके। बहू पैर पटकते गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अजय बोला, माँ, अगर आपने अपने कुछ काम खुद कर लिए होते तो क्या हो जाता? आपकी वजह से मेरी पत्नी घर छोड़कर जा रही है। तभी पास खड़े उनके पिता पवन जी चिल्लाते हुए बोले, बस कर अजय, सुन ली तेरी बकवास। तेरे लिए तेरी माँ ने
आज तक जो त्याग किए उसका कोई मूल्य नहीं, और आज थोड़ा सा चाय पानी तेरी पत्नी ने क्या कर दिया? तू तो हम जोरू का गुलाम हो गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। और तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर क्यों जाएगी? हम चले जाते हैं। सामान पैक करके सुनीता ने कहा, सुनिए जी, हम बाहर तो आ गए, लेकिन अब रात को जाएंगे कहाँ? अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं है। अगर बुरा न मानो तो एक बार विजय को फ़ोन लगा लो। जब तक हमारा टिकट नहीं होता तब तक हम वहाँ रह लेंगे। तो पवन जी ने अपने बेटे विजय के पास फ़ोन मिलाया और उसे अपना आप बीती बताई। तो विजय ने व्यस्त होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। दोनों पति पत्नी पूरी रात जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पर गुजारी। फिर अगले दिन सुबह ट्रेन से अपने गांव की ओर चल दिए। इधर जैसे तैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे सुनीता जी की आंखों से आंसुओं का बवंडर बहता जा रहा था। दुख तो पवन जी को भी बहुत हो रहा था, लेकिन वो अपने नालायक बेटों के लिए आंसू नहीं बहाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, तुम पागल हो गई हो। रो रो के कितना बुरा हाल कर लिया है। अब चुप भी करो, बहुत हुआ। तो सुनीता बोली, चुप कैसे हो जाऊं? आखिर बच्चे तो अपने हैं, दुख तो होगा ही ना। तभी सुनीता जी ने ताना मारते हुए कहा, बच्चे? कौन से बच्चे? अच्छा अच्छा, तुम उन बच्चों की बात कर रही हो जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। ए जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बच्चों से गलती हो जाती है, वैसे गलती हमारी भी तो थी ना। हमें भी तो उनके यहाँ इतने दिन तक नहीं रुकना चाहिए था। पवन जी ने कहा, हमने जो उनके बचपन से लेकर आज तक की परवरिश करने में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया, उनकी सुख सुविधाओं के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, तो उसका क्या? ऐसे बेटे को जन्म देने से तो अच्छा है कि हम निसंतान रहते। कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। कई महीने बीत गए ना। तो पवन जी ने अपने बेटों से न बात की और न ही उनके बेटों ने उनसे बात की। वक्त बीतता गया। इधर देखते देखते समय ने अचानक उनके बेटे को बदल कर रख दिया था, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं होता। अब अजय और विजय जिस कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी सबके पैसे लेकर भाग गई। कंपनी फ्रॉड निकली। कहते हैं ना, जब विपत्तियां आती हैं तो इंसान सबसे पहले अपने भगवान को याद करता है। आज अजय और विजय को भी अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। आज उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें एक कॉल कर सके। दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे। गांव पहुंचे तो इत्तेफाक से अजय की माँ सुनीता जी घर के बाहर ही खड़ी मिल गई। दोनों बेटे और बहुओं ने उन्हें बारी बारी प्रणाम किया और माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी माँ ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई। तो अजय ने कहा, माँ, आप हमसे अभी भी नाराज हैं। मैं जानता हूँ हम सब से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हैं। प्लीज़ माँ, हमें माफ़ कर दो। तो सुनीता जी बोली, बेटा, गलतियाँ तो हमसे हुई हैं, जो तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इतना सुनते ही दोनों बेटे उनके पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। तो सुनीता जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं तुम दोनों की माँ होने से पहले किसी की पत्नी हूँ। अगर मेरे पति तुम लोगों को माफ़ कर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें अगर माफ़ी ही मांगनी है तो जाकर अपने पिता से मांगो। तो चारों बेटे बहू घर के अंदर आ गए और अपने पिता से माफ़ी मांगने लगे। पवन जी के गोद में अपने बेटे को, मतलब उनके पोते को गोद में बैठा दिया। पवन जी पोते को देखकर खुश तो बहुत हुए,
लेकिन वो अपने मन के भाव को प्रकट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने गुस्से में उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो उनका बेटा अजय अपने पिता के पास बैठकर बच्चों की तरह जोर-जोर से रोने लगा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। उसका रोना देखकर पवन का पत्थर दिल पिघल गया और वो भी तुरंत उठकर उसे गले लगाते हुए खुद भी रोने लगे और बोले, बस कर पगले, इतना बड़ा होकर बच्चों की तरह रो रहा है। तो अजय ने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बेटा, तेरी आँखों से निकले हुए आँसुओं ने तेरे सभी पापों का प्रायश्चित कर दिया। अब बस भी कर, तेरे ये आँसू मेरे लिए बहुत ही कीमती है। पिता की बात सुनकर दोनों बेटे बहू खुश हो गए और बोले, पिताजी अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आपकी छतर छाया में रहेंगे और यहीं पर हम अपना खुद का कोई बिजनेस करेंगे। तभी पवन जी अपनी पत्नी सुनीता की तरफ देखते हुए बोले, तुम सच कहती थी, हमारे बेटे एक न एक दिन भटके हुए रास्ते से जरूर वापस आएंगे और आज आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम जाओ और सबके लिए चाय बनाकर लाओ। आज बड़े दिनों के बाद अपने जिगर के टुकड़ों के साथ समय बिताने का मौका मिला है। ये खुशी के पल मैं यूं ही नहीं गंवाना चाहता। तभी सुनीता ने हंसते हुए कहा, आप भी कैसी बातें करते हो जी, दो दो बहुओं के होते हुए क्या मैं चाय बनाऊंगी। तभी दोनों बहुएं कहने लगी, नहीं माँ जी, आप अपने बेटों के साथ बातें करो, आज से किचन की सारी जिम्मेदारी हमारी है। आज उनका पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।